हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का हमारे चैनल डाउट एक्सपर्ट पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम यूपी टेट प्रिपरेशन की सीरीज में यूपी टेट 2018 का पेपर आपके लिए लेकर आए हैं। इसमें हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। 2018 में जो पेपर आया था ये प्राइमरी लेवल का पेपर है, यानी कि पेपर 1 है ना। ये प्राइमरी लेवल है, पेपर 1 है। इसमें जो पार्ट 1 है, भाग 1 है, वो है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड टीचिंग मेथड, जो कितने मार्क्स का 30 मार्क्स का आता है। फर्स्ट क्वेश्चन है, कोहलर यह सिद्ध करना चाहता था कि सीखना सीखना क्या है। देखो, कोहलर जो था वो संज्ञानात्मक विकास के ऊपर कार्य करते थे। तो जो कोहलर सिद्ध करना चाहते थे कि सीखना संज्ञानात्मक संक्राय है। क्या है? संज्ञानात्मक संक्राय। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा, कॉन्जिगेटिव ऑपरेशन। कॉन्जिनेटिव ऑपरेशन है। क्वेश्चन नंबर 2 है, किसी भी नई भाषा को सीखने के लिए कहां से प्रारंभ किया जाना चाहिए। ऑप्शन 1 अक्षरों व शब्दों के मध्य साहचर्य से, वाक्यों के निर्माण से, शब्दों के निर्माण से, या उपयुक्त में से कोई नहीं। अगर आपने साइकोलॉजी इस टाइम चाइल्ड साइकोलॉजी नहीं भी पढ़ी है तब भी आप इसको मार्क कर सकते हैं, क्योंकि जब भी हम कोई नई भाषा सीखते हैं तो सबसे पहले अक्षरों और शब्दों के मध्य हमें साहचर्य बनाना पड़ता है, यानी कि एसोसिएशन बिटवीन लेटर्स एंड वर्ड्स को। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका ठीक होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, समावेशी कक्षा में किस प्रकार का के छात्र शामिल होता या होते हैं। तो जो समावेशी कक्षा होती है, समावेशी में क्या होता है, इंक्लूसिव एजुकेशन या इंक्लूसिव क्लास। उसमें सारे बच्चे, चाहे वो सामान्य बच्चे हों या फिर कुछ विशिष्ट बच्चे हों, जिनके पास कुछ विशिष्ट उपलब्धता हो, या फिर कुछ किसी तरह के विशिष्ट, मतलब किसी चीज में वो कम हो, या फिर जिनमें कोई शारीरिक अक्षमता हो, हर तरह के बच्चों को एक साथ पढ़ाया जाता है। तो वो होती है सामान्य समावेशी कक्षा। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 सही होगा, सामान्य और विशिष्ट छात्र। ये सभी क्या करते हैं, एक साथ पढ़ते हैं। जनरल एंड स्पेसिफिक स्टूडेंट्स किसमें, इंक्लूसिव क्लासेस में। क्वेश्चन नंबर 4 है, अधोलिखित में गणित संबंधी अधिगम अक्षमता को कौन सा पद परिभाषित करता है। जो अधोलिखित नीचे जो दिए गए हैं, इसमें गणित संबंधी अधिगम अक्षमता को कौन सा पद परिभाषित करता है। तो नीरसता संबंधी दोष, पठन दोष, गणना दोष, या उपयुक्त में से कोई नहीं। देखो, गणित संबंधी है तो कौन सा दोष होगा, गणना दोष, यानी कि डाई कैलकुलिया। कौन सा होगा, डाइस कैलकुलिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट आई थिंक इससे पहले डिसलेक्सिया के बारे में क्वेश्चन आया था। तो ये सारे बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता होने चाहिए। तो अगर गणित संबंधी है तो गणना दोष या फिर डाइस कैलकुलिया। ठीक, ये कैलकुलिया से आप समझ जाइए ये किससे रिलेटेड है, ये मैथ से रिलेटेड है। ठीक है, जो स्टूडेंट्स नए हैं, जो भी साथी अभी नए जुड़े हैं, वो जल्दी से चैनल को लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हमने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि यूपी टेट जिसकी डेट आ चुकी है जनवरी में, उसके लिए हम जनवरी 2026 में, उसके लिए हम आपकी पूरी प्रिपरेशन करा रहे हैं। आपको बिल्कुल, अगर आप जीरो से हैं तो भी आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है, आप हमारे साथ जुड़े रहिए। जो हमारे सीनियर साथी हैं, जो ऑलरेडी जॉब में हैं और उनके लिए ये हार्डर टाइम कैसे मैनेज करना है, हम उनके लिए भी बिल्कुल कम टाइम में ज्यादा आउटकम वाली क्लासेस लेके आ रहे हैं। तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए। तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समावेशीकरण। क्वेश्चन नंबर 5, समावेशीकरण की सफलता के लिए आवश्यक है। जो समावेशीकरण है उसकी सफलता के लिए क्या आवश्यक है, उसके लिए है संवेदनशीलता। है ना, संवेदनशीलता समावेशीकरण के लिए आवश्यक है। जब आप संवेदनशील होंगे तभी समावेशीकरण हो सकता है, सेंसिटाइजेशन। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्न में से कौन सा संवेग का तत्व नहीं है। इनमें से कौन सा इमोशन, संवेग का मतलब क्या होता है, इमोशन का एलिमेंट नहीं है। तो ये व्यवहारात्मक भी है, देहिक भी है, संज्ञानात्मक भी है। कौन सा नहीं है, संवेदी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 सही होगा, संवेदी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर
7। क्वेश्चन नंबर 7, संज्ञानात्मक क्षेत्र का सही क्रम। आपको संज्ञानात्मक क्षेत्र का सही क्रम बताना है। तो कौन सा सही क्रम होगा? ज्ञान, ज्ञान से अवबोध, अवबोध से अनुप्रयोग, अनुप्रयोग से विश्लेषण, विश्लेषण के बाद संश्लेषण और लास्ट में मूल्यांकन। और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार रिपीट हुआ है। तो आप ध्यान रखेंगे, जब संज्ञानात्मक विकास, संज्ञानात्मक का क्षेत्र की बात आती है तो वो शुरू होता है ज्ञान से और लास्ट होता है उसमें मूल्यांकन। अगर आप ये दो बातें भी याद रख लेते हैं तो देखिए फिल्टर करना आसान हो जाता है। हाँ, यहाँ पे दो ऑप्शन दे रखे हैं तो आप ये चीज ध्यान रखें कि ज्ञान के बाद आता है अवबोध। क्या आता है? अवबोध। फिर अनुप्रयोग, फिर विश्लेषण, फिर संश्लेषण। विश्लेषण करेंगे, फिर आप संश्लेषण करेंगे और फिर मूल्यांकन करेंगे। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्न में से कौन सा अच्छे शिक्षण की विशेषता नहीं है? इनमें से कौन सा जो है वो अच्छे शिक्षण की विशेषता नहीं है? स्वेच्छाचारी, जनतांत्रिक, सहानुभूतिपूर्ण, वांछनीय सूचनाएं देने वाला। तो इसमें जो अच्छे शिक्षण की विशेषता नहीं है, स्वेच्छाधारी, यानी कि आप अपने हिसाब से ही करे जा रहे हैं, वो इसमें अच्छे शिक्षण की विशेषता नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9 है, अभिप्रेरणा का प्रत्याक्षा सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? जो अभिप्रेरणा है, एक्सपेक्टेंसी थ्योरी है, उसका जो मोटिवेशन का सिद्धांत है वो किसके द्वारा दिया गया है? ये आपको याद रखना है। तो इसका राइट आंसर है विक्टर ब्रूम। किसके द्वारा दिया गया है? विक्टर ब्रूम के द्वारा। विक्टर ब्रूम ने दिया था अभिप्रेरणा का प्रत्याशा सिद्धांत। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 है, अग्रिम व्यवस्थापक प्रतिमान किस परिवार से संबंधित है? जो अग्रिम व्यवस्थापक प्रतिमान है वो किससे संबंधित है? टू विच फैमिली एडवांस एडवांस ऑर्गेनाइजर मॉडल इज रिलेटेड विद? तो जो एडवांस ऑर्गेनाइजर मॉडल है वो इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग से रिलेटेड है या फिर सूचना प्रक्रियाकरण से रिलेटेड है? सूचना प्रक्रियाकरण। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 है, कौशलों के स्थानांतरण के लिए कौन सा उपयोगी है? विच इज यूजफुल इन द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्किल्स? जब स्किल्स का ट्रांसफॉर्मेशन होता है या फिर कौशलों का स्थानांतरण होता है तो इनमें से क्या इंपॉर्टेंट है? कौशल अंतरण एक गति है न कि एक उद्देश्य है, ये इंपॉर्टेंट है। रेखीय अभिक्रम भी नहीं है, शासकीय अभिक्रम भी नहीं है, तैयारी और अर्जन भी नहीं है। तो क्या है? स्किल्स ट्रांसफॉर्मेशन एक जर्नी है, डेस्टिनेशन नहीं है। जब आप जर्नी चलते रहेंगे, जर्नी धीरे धीरे कंप्लीट करेंगे तो डेस्टिनेशन पे अपने आप ही पहुंच जाएंगे। इसका मतलब अपने आप ही आपके जो कौशल है वो ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे। तो कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन 1। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, निम्न में से कौन सा शिक्षण का सूत्र नहीं है? इनमें से कौन सा जो शिक्षण का सूत्र नहीं है? देखो, सरल से कठिन की ओर सूत्र है, अनिश्चित से निश्चित की ओर भी सूत्र है, दृश्य से अदृश्य की ओर भी सूत्र है, निगम से आगम की ओर ये सूत्र नहीं है। नहीं ही पूछा है तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, फ्रॉम डिडक्शन टू इंडक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, सूक्ष्म शिक्षण चक्र का प्रथम पद क्या है? माइक्रो टीचिंग। सूक्ष्म शिक्षण चक्र क्या होता है? माइक्रो टीचिंग साइकिल। तो इसका जो प्रथम पद है वो है योजना बनाना। सबसे पहले आप योजना बनाएंगे या प्लानिंग करेंगे तभी आप माइक्रो टीचिंग आगे कर सकते हैं। तो यही इन्होंने पूछा था, प्रथम पद। तो ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्न में से कौन सा अवबोध स्तर के शिक्षण में शामिल है? इनमें से कौन सा अवबोध शिक्षण के स्तर में शामिल है? तो कौन सा है? अन्वेक्षण। कौन सा है? अन्वेक्षण। तो ऑप्शन नंबर 14, ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, शैक्षिक सुधारों में प्रभावी विकेंद्रीकरण तभी संभव होगा। आपको क्या करना है? सही उत्तर चुनना है। तो इन्होंने बोला है कब संभव होगा? जब खंड व संकुल संदर्भ केंद्रों की भागीदारी बढ़े। सही बात है। स्थानीय संदर्भ व्यक्ति उपलब्ध हो। ये भी सही है। अध्यापकों के पास संसाधन और प्रासंगिक सामग्री भी मौजूद हो। ये भी सही है। अगर आपके पास संसाधन, रिसोर्सेज और रेफरेंस मटेरियल नहीं होगा तो आप कैसे जो एजुकेशन का डिसेंट्रलाइजेशन आप नहीं कर सकते। तो देखा जाए तो तीनों ही ऑप्शन सही हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। समझ में आ रहा है सभी को? अगर आपको नहीं कुछ भी समझ में आ रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के हमें बता सकते हैं, पूछ सकते हैं। और जो भी नए साथी हैं वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें।
जिससे आप अपनी तैयारी को बूस्ट कर सकें, क्योंकि देखो यूपीटेट आने ही वाला है, बहुत कम टाइम रह गया है। ऑलरेडी क्वेश्चन 2017 का हम पेपर अपलोड कर चुके हैं चैनल पे। जिन्होंने अभी तक नहीं देखा है वो जल्दी से जाके देखें, लिंक मैं कमेंट सेक्शन में प्रोवाइड करा दूंगी। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 16। एक छात्र पढ़ रहा है, उसका नाम लेकर किसी ने बुलाया, निम्न में से किस संवेदना द्वारा वह छात्र अपनी अनुक्रिया प्रकट करेगा? देखो उसने नाम लेकर बुलाया यानी कि उसने सुना है ना, तो सुना है तो सुनने से रिलेटेड होनी चाहिए संवेदना। दृष्टि संवेदना नहीं, स्पर्श संवेदना नहीं, था ध्वनि संवेदना। और ना, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ध्वनि, क्योंकि उसने नाम लेकर बुलाया। ऐसा तो नहीं उसने देख के इशारा किया, अगर वो इशारा करता तो दृष्टि संवेदना, और अगर वो मान लीजिए उसको छू के बुलाता हाथ मार के, है ना, तो वो क्या होती है? स्पर्श संवेदना। इसमें उसने नाम बुलाया है तो राइट आंसर हो जाएगा ध्वनि संवेदना। क्लियर है? किसी को डाउट तो नहीं है ना? अगर कोई डाउट है तो आप जल्दी से पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, प्याजे के सिद्धांत के अनुसार प्राक संक्रियात्मक अवस्था की अवधि क्या है? देखो इन्होंने सबके अकॉर्डिंग है अलग अलग, तो इन्होंने प्याजे के अकॉर्डिंग पूछी है, तो प्याजे के अकॉर्डिंग है 2 से 7 साल। तो देख लीजिए ऑप्शन कौन सा सही है, 2 से 7 साल। ऑप्शन नंबर 3 ये है प्याजे के अकॉर्डिंग 2 से लेके 7 ईयर तक की प्राक संक्रियात्मक अवस्था। अलग अलग अवस्था अलग अलग राइटर्स ने दी है, अलग अलग जो हमारे विशेषज्ञ थे उन्होंने दी है। क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्न में से कौन सी बाद में बाल्यावस्था के बौद्धिक विकास की विशेषता नहीं है? Which of the following is not the characteristic of intellectual development of later childhood? जो बाद में बाल्यावस्था के बाद में जो बौद्धिक अवस्था की विशेषता नहीं है, कौन सी? भविष्य की योजना की सूझबूझ, विज्ञान की काल्पनिक कथाओं की में अधिक रुचि, बढ़ती हुई तार्किक शक्ति, या काल्पनिक भय का अंत। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 सही होगा, भविष्य की योजना की सूझबूझ। क्वेश्चन नंबर 19 है, इनमें से कौन मनोवैज्ञानिक भाषा विकास से संबंध है? तो कौन है? देखो मनोवैज्ञानिक भाषा विकास ये था चमोस्की का। किसका था? चोमोस्की। तो चोमोस्की में पेवलोव का भी नहीं था, बिने का भी नहीं था, मार्सलो का भी नहीं था, तो इसका राइट आंसर होगा चोमस्की। क्लियर? ये भी इंपॉर्टेंट है, सीधे पूछ लिया जाता है कि ये विकास किसका है और वो विकास किसका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 है, थॉरनडाइक ने अपने सिद्धांतों को किस शीर्षक से सिद्ध किया? तो जो थॉरनडाइक थे उन्होंने अपने सिद्धांत दिए थे, तो उसको किस शीर्षक से सिद्ध किया था? अधिगम के प्रयास एवं भूल। उन्होंने किया था ना ट्रायल और एरर लर्निंग मेथड, है ना, तो ये था ट्रायल और एरर लर्निंग, यानी कि अधिगम के प्रयास और भूल, जिसमें वो बार बार कोशिश कर रहे थे। थॉरनडाइक ने किस पे एक्सपेरिमेंट किया था? बिल्ली पे। तो वो बार बार एक्सपेरिमेंट करते थे, तो वो प्रयास और भूल यानी कि ट्रायल और एरर का सिद्धांत इन्होंने दिया था। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, गिरोह अवस्था किस आयु वर्ग एवं विलंब विकास से संबंधित है? कौन सी अवस्था है? गिरोह की अवस्था, यानी कि गैंग एज। एक एज ऐसी आती है जिसमें जो बच्चे हैं वो एक गिरोह बनाना चाहते हैं, एक अपना ग्रुप बनाना चाहते हैं और उसमें रहना चाहते हैं, उनको फैमिली से भी ज्यादा वो ग्रुप अच्छा लगने लगता है। तो वो कौन सा आयु वर्ग है? वो होता है 8 से 10 साल वाला। जो 8 से 10 साल वाला होता है उसमें ये क्या करना चाहते हैं? गिरोह बना के यानी कि गैंग बना के रहना चाहते हैं, 8 टू 10 ईयर्स। क्वेश्चन नंबर 22 है, प्याजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की तृतीय अवस्था कौन सी है? तो देखो प्याजे ने ये सारी दी है, औपचारिक संक्रियात्मक, पूर्व संक्रियात्मक, मूढ़ संक्रियात्मक, संवेदात्मक, गामक अवस्था। तो इसमें इन्होंने तृतीय पूछी है यानी कि थर्ड वाली पूछी है, तो तृतीय है मूढ़ संक्रियात्मक। इनको आपको उसी में 1 2 3 4 करके ही याद करना पड़ेगा, क्योंकि ये कई बार तृतीय पूछ लेते हैं, कभी द्वितीय पूछ लेते हैं। तो कौन सी है? कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, ऑप्शन नंबर 3 राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 है, निम्न में से अधिगम में योगदान देने वाले मनोवैज्ञानिक कारकों में कौन सा शामिल नहीं है? तो अधिगम की इच्छा तो शामिल है भाई, ये तो बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक कारण है, प्रेरणा भी, रुचि भी। विषय वस्तु का स्वरूप नहीं है, क्योंकि विषय वस्तु का जो स्वरूप है वो ऐसा नहीं है जो आप मनोवैज्ञानिक के कारकों में शामिल कर सके, है ना। तो इसका जो राइट आंसर होगा, इन्होंने नहीं वाला ही पूछा था, तो राइट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4। देखो ये जो ऑप्शन आंसर है वो ऑप्शन देख के हमें सेलेक्ट करने पड़ते हैं। अब इन्होंने हमसे पूछा कि अधिगम में योगदान देने के लिए, अधिगम में योगदान देने वाले मनोवैज्ञानिक कारक नहीं है। देखो अधिगम की इच्छा नहीं अगर नहीं होगी तो वो कैसे अधिगम करेगा? और अधिगम करने के लिए प्रेरणा भी चाहिए, रुचि भी चाहिए, तो ये तीनों तो कारण हो गए, है ना। ये तो अधिगम में योगदान देने वाले हो गए। कौन सा बचा? विषय वस्तु का स्वरूप।
क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। निम्न में से सामाजिक मूल्य कौन सा है? इनमें से जो सामाजिक मूल्य है वो कौन सा है? तो वो है सहायता, सहायता परक व्यवहार। जो सहायता परक व्यवहार है वो क्या है? सामाजिक मूल्य है। जब आप समाज में हैं तो एक दूसरे से सहायता भी करते हैं और वही आपका सामाजिक मूल्य है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 25 है पश अन्वेक्षण तथा साधन साक्ष्य सॉरी पश अन्वेक्षण तथा साधन साक्ष्य विश्लेषण निम्न में से किसके उदाहरण है? तो ये जो उदाहरण है ये है स्वतः शोध के। किसके हैं? स्वतः शोध के। बैकवर्ड एक्सप्लोरेशन एंड मीन्स एंड एनालिसिस, ये है ह्यूरिस्टिक्स के। किसके हैं? ह्यूरिस्टिक्स या फिर स्वतः शोध। क्वेश्चन नंबर 26 है सीखने के वक्र अभ्यास द्वारा सीखने की मात्रा, गति और प्रगति की सीमा को ग्राफ पर प्रदर्शित करते हैं। यह किसने कहा? देखो ये जो कहा था ना इसका आंसर आई थिंक वो नहीं हो पाया था सही, मतलब सभी को करेक्ट कर दिया था जिसने जो भी आंसर किया हो, क्योंकि ये एक्चुअल में गेट्स और अन्य ने कहा था, है ना। तो फिर मेरे ख्याल से जब ऑफिशियल आंसर की पे आई थी उस पे ऑब्जेक्शंस हुए थे, तो जब इन्होंने ऑप्शन ही सही नहीं दिया तो कुछ भी सभी करेक्ट कर दिए थे। क्या कर दिए थे? करेक्ट कर दिए थे। बट आप याद रखेंगे गेट्स या फिर गेट्स में अन्य ने ये बात कही थी कि सीखने के वक्र अभ्यास द्वारा सीखने की मात्रा, गति और प्रगति की सीमा को ग्राफ पर प्रदर्शित करते हैं। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 27 है निम्न में से कौन सा थॉरनडाइक के अधिगम के प्राथमिक नियमों में शामिल नहीं है? थॉर्नडाइक के नियम सभी ने पढ़े हैं। अभ्यास का भी नियम है, प्रभाव का भी नियम है, तत्परता का भी नियम है ना। ये तीनों तो नियम है। कौन सा नहीं है? ये साहचर्य स्थानांतरण का नियम, ये शामिल नहीं है। इन्होंने नहीं वाला ही पूछा है तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा राइट आंसर हो जाएगा, साहचर्य स्नानांतरण का नियम। कई बार आपसे पूछ लिया जाता है अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम और तत्परता का नियम किसने दिए हैं? तो ये किसने दिए हैं? थॉर्नडाइक ने। किसने दिए हैं? थॉर्नडाइक ने। आपके जो भी अभी तक नए हमारे साथी जुड़े हैं और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और पुरानी जितनी भी टाइप की वीडियोस है, क्लासेस है, वो जल्दी से देख लें। आपके जो साथी तैयारी कर रहे हैं उनके साथ भी क्लास को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। क्वेश्चन नंबर 28 है अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत किसके अनुकूलन पर बल देता है? तो ये जो अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत है ये किस पर बल देता है? व्यवहार। किस पर देता है? व्यवहार पर बल देता है। क्वेश्चन नंबर 29 है क्रिया प्रसूत अनुबंधन का दूसरा नाम। जो क्रिया प्रसूत है इसका दूसरा नाम इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग भी है या फिर नैमित्तिक अनुबंधन। क्या है? नैमित्तिक अनुबंधन। इसका दूसरा नाम आप याद रखेंगे, इसका दूसरा नाम है नैमित्तिक अनुबंधन। देखो क्रिया प्रसूत तो बहुत जगह दिया होगा लेकिन ये नैमित्तिक अनुबंधन बहुत कम जगह दिया हुआ है और देखो क्वेश्चन पेपर में यही आ गया, इसलिए छोटी छोटी चीजों से ही क्वेश्चन बन जाते हैं। एक एक मार्क्स को गेन करना बहुत ही मुश्किल रहता है। जो अनरिजर्व कैटेगरी के हैं उनको तो 90 मार्क्स लाने होते हैं और जिनके पास रिजर्वेशन है किसी भी तरह का उनको 82 मार्क्स लाने पड़ते हैं, आप जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। तो आप मान के चलिए ये तो बस क्वालिफाइंग एग्जाम होगा क्योंकि जो मेन मेरिट लगती है वो आपकी सुपर टेट प्लस एकेडमिक से लगती है। तो आपको इसको क्वालिफाई कर लेना ही हमारे लिए काफी है। तो अगर आप अनरिजर्व से हैं तो आपको 90 स्कोर करना ही करना है और अगर आप किसी भी कैटेगरी से हैं अदर देन अनरिजर्व तो आपको 82 मार्क्स चाहिए। क्वेश्चन नंबर 30 है निम्न में से कौन सी अधिगम की एक विशेषता नहीं है? और जब भी हम क्वेश्चन पढ़ें अगर कहीं नहीं आ रहा है तो इसको तो हाईलाइट ही कर लें क्योंकि कई बार हम जल्दी जल्दी में नहीं देखते ही नहीं है और एकदम से दूसरा आंसर सही कर देते हैं, वो आता हुआ क्वेश्चन भी आपका गलत हो जाता है। तो अधिगम की विशेषता कौन सी नहीं है? अधिगम का अवलोकन प्रत्यक्ष रूप से किया जा सकता है। अधिगम व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन है, ये तो है विशेषता। अधिगम प्राणी की अभिवृद्धि है, वृद्धि भी होती है, ग्रोथ होती है प्राणी की। जो भी अधिगम करता है, लर्निंग करता है, उसकी ग्रोथ होती है, ये भी उसकी विशेषता है। अधिगम एक लक्ष्य उन्मुख प्रक्रिया है, ये भी सही है, गोल ओरिएंटेड है ना। अधिगम क्या है? लर्निंग क्या है? गोल डायरेक्टेड प्रोसेस है, तो ये भी बात सही है। तो कौन सी बात सही नहीं है? ये वाली बात सही नहीं है, इन्होंने नहीं ही पूछी थी तो हमारा राइट आंसर हो गया फर्स्ट। तो ये हमारे 30 का कौन सा आंसर हो गया? फर्स्ट आंसर हो गया। तो ये हमारे 30 क्वेश्चंस किसके कंप्लीट हो गए हैं? ये हो गए हैं चाइल्ड डेवलपमेंट एंड टीचिंग मेथड के। अब अगली क्लास में मैं हिंदी जो हमारी लैंग्वेज 1 कंपलसरी है उसके क्वेश्चंस लेके आऊंगी। तब तक आप हमारे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू फॉर